नमस्कार। तो नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ ली। ऐसा करने वाले वो देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं। उनका कार्यकाल भले लंबा ना हो, लेकिन 9 बार आज तक किसी ने पूरे देश में मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली है। और इस तरीके से 1990 से लेकर 2005 तक बिहार लालू के शासनकाल का रहा और 2005 से लेकर 2025 तक यानी 20 वर्षों में नीतीश कुमार का, जीतन राम मांझी का कुछ वक्त अगर आप छोड़ दें, तो नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रित्व काल रहेगा, उनकी सरकार रहेगी। यानी 15 साल लालू यादव और 20 साल नीतीश कुमार का मुख्यमंत्रित्व काल देखा जाएगा। और आज जब नीतीश कुमार ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने कहा जिसके साथ थे उसके साथ वापस आ गए हैं, यहीं तो पहले थे और अब कहीं नहीं जाएंगे। आपको याद होगा अगस्त 2022 में लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था यही तो हमारी मूल जगह है, अब मर जाएंगे कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे। तो नीतीश कुमार अपनी प्रवृत्तियों में, अपने सिद्धांतों में इस तरह के व्यक्ति हैं। उनके समर्थक ये कहते हैं चाहे जो कुछ भी नीतीश कुमार ने किया, लेकिन उन्होंने सुशासन किया, उन्होंने बिहार की बेहतरी के लिए काम किया। और जब जब उन्हें लगा कि उनके सिद्धांतों पर, खास करके उनके सेक्युलरिज्म पर, धर्मनिरपेक्षता पर, या उन्हें लगा कि धर्म के आधार पर राजनीति को ज़्यादा चलाया जा रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ दिया। और जब जब उन्हें लगा कि परिवारवाद या भ्रष्टाचार का बोलबाला उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सरकारों में है, तब उन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ दिया। कुल मिलाकर के 6 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ या गठबंधन के साथ सरकार बनाई और 3 बार लालू प्रसाद यादव का समर्थन लेकर के वो मुख्यमंत्री बने। अब जिन लोगों की उम्र 35-40 साल से कम है, वो लालू नीतीश के रिश्ते के बारे में शायद वो कहानियां और किस्से नहीं जानते होंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत सारे लोग जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं वो लालू और नीतीश के पुराने किस्सों के बारे में कम जानते होंगे, और इन दोनों का रिश्ता कैसा रहा है और कैसे एक साथ राजनीतिक सफर इसी पटना में छात्र राजनीति से शुरू करने वाले 2 नेता, जो दोनों समाजवादी विचारधारा से निकले थे, जो जेपी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो छात्र जीवन से लगातार, दोनों की उम्र भी आसपास है, और छात्र जीवन से लगातार आज करीब 52-53 सालों से लगातार राजनीति कर रहे हैं, दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हो गए। दोनों का रास्ता कभी एक पटरी पर था, कभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते थे, क्यों बार बार हाथ झटक देते हैं जब सत्ता आती है। इन दोनों के रिश्तों का उतार चढ़ाव कब कब क्या क्या रहा, मैंने सोचा कि आज आपको कुछ किस्से कहानियां सुनाता हूं जो दिलचस्प किस्से हैं, और बिहार की राजनीति को समझने के लिए आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा। बहुत सारी किताबें हैं जिनके आधार पर मैं ये किस्से कहानियां आपको बता रहा हूं, जो दोनों के जीवन के बारे में लिखी गई हैं। कुल बात यह है कि नीतीश कुमार पटना में इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के लिए आए थे। लालू यादव अपना पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आए थे। नीतीश कुमार जिस जाति बिरादरी से आते हैं, कुर्मी जाति बिरादरी, वो पिछड़ों में होने के बावजूद उसमें शिक्षा का स्तर, वहाँ बौद्धिक चिंतन, ये सब चीज़ें ज़्यादा थी। नीतीश कुमार कोई अपने घर में पहले पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। लालू यादव अपने घर में पहले ऐसे व्यक्ति थे। वो कई बार कहते थे कि बचपन में जब वो भैंस चराया करते थे तो बड़ी जाति के लोग उन्हें कई बार अपमानित करते थे और वो कई बार उन्हें छीटाकशी करते थे। लालू यादव तो ये भी कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको बाल बनाने का कंघियों से बहुत शौक था, और उनके बाल बनाने को देखकर ऊंची जातियों के लोग उनसे चिढ़ जाया करते थे, गोल मटोल गोल थे ही। तो लालू यादव उच्च शिक्षा के लिए आने वाले बिहार में अपने परिवार के अकेले व्यक्ति थे, तो वो और नीतीश कुमार पढ़ने में भी कुशाग्र थे। तो तकरीबन एक ही समय दोनों बिहार अपने अपने गांव से निकलकर बख्तियारपुर, जो कि बख्तियारपुर से निकलकर नीतीश कुमार जब पटना आए और यूनिवर्सिटी में उनके परिवार के लोग चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करके आगे बढ़ें, लेकिन यहाँ आते ही राम मनोहर लोहिया और दूसरे समाजवादी चिंतकों के प्रभाव में इतना नीतीश कुमार आ गए कि उन्होंने धीरे धीरे यहाँ छात्र आंदोलन करना शुरू कर दिया, आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी प्रवृत्ति थोड़ी विचारशील, थोड़ी संकोची,
थोड़ी देर से फैसला लेने वाले की थी। वो बहुत अच्छे वक्ता भी नहीं थे, उनकी समझदारी पर कोई संदेह नहीं था। वो पर्दे के पीछे रहना ज़्यादा जानते थे। लालू यादव लाइमलाइट में रहते थे, वो पटना विमेंस कॉलेज में भी पहुंच जाते थे, लड़कियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता थी। वो बहुत अक्खड़ और गंवारू किस्म का आदमी, जो जैसा है वैसा अपने आप को पेश करने में कभी पीछे नहीं हटते थे। उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जाती थी, लेकिन दोनों के दिमाग में समाजवादी विचारधारा के आने के बाद और खास करके राम मनोहर लोहिया की जो जातिवाद तोड़ने की बात थी, वो नीतीश कुमार को बहुत आकर्षित करती थी। वो हॉस्टल में रहने के दौरान भी पोस्ट डाक के जरिए राम मनोहर लोहिया के तमाम लेख और चीज़ें पढ़ते रहते थे। लालू यादव का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं था। वो सैद्धांतिक तौर पर या किसी किताब से या विचारधारा से प्रभावित होकर राजनीति में नहीं आए। उनकी जो उनके जीवन पर गुजरी थी, जो उन्होंने अपने आप को महसूस किया था, समाज में जो विभेद उन्होंने जातिवाद के आधार पर देखा था, उनके लिए वो ज़्यादा कष्टकारी था। और उस बनाई हुई लकीरों को तोड़ने के लिए लालू यादव अपने तरीके से, अपने बिंदास स्वभाव से वो राजनीति के क्षेत्र में बढ़ रहे थे। आपको जान के, आज लालू और नीतीश के रिश्ते को आप चाहे जैसा देखते हो, आपको ये जान के अचरज होगा कि 1973 के पटना छात्र संघ के चुनाव में लालू यादव को जिताने में जिन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसमें नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार और लालू यादव के करीबी होने का की सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि उस वक्त पूरे पटना में या पूरे बिहार में जातिवाद और की जो जकड़न थी, उससे बिहार बहुत जकड़ा हुआ था। और बहुत हद तक समाजवाद के नाम पर पिछड़ों के अंदर एक बहुत बड़ी फीलिंग थी कि अगड़ों ने कुछ प्रतिशत, उन्होंने पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया है, सारी राजनीति पर कब्जा है, सारे ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है। तो ये जो दोनों एक उम्र के नेता आए तो अलग अलग थे, विचार एक थे। एक तरीके से अगर आप कहें कि नीतीश कुमार सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर लालू यादव अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे, तो ये गलत नहीं होगा। 1973 के पटना छात्र संघ चुनाव में इसी आधार पर नीतीश कुमार, उन्हें लगता था कि पिछड़ी जाति का ये जो नेता है, ये जो बैकवर्ड है, इसके इर्द गिर्द इसका आभा मंडल है और इसके हाथों को मजबूत करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने छात्र संघ चुनाव में लालू यादव का साथ दिया। नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी गति को आगे बढ़ रहे थे, लालू यादव भी ठीक उसी तरह आगे बढ़ रहे थे। 1977 का चुनाव हुआ, जेपी आंदोलन में दोनों चर्चा में आए। हालांकि नीतीश कुमार जेपी की आंखों में उतना तो नहीं चढ़ पाए थे। लालू यादव अपने स्वभाव की वजह से, अपनी आक्रामकता की वजह से, अपने अंदाज की वजह से, अपने अक्खड़ और गवई स्टाइल की वजह से बहुत जल्दी चर्चा में या बहुत जल्दी निगाहों में आ जाते थे। 1977 का चुनाव हुआ, जनता पार्टी की लहर में जब चुनाव हुआ तो लालू यादव छात्र संघ अध्यक्ष बन चुके थे। उनकी चर्चा पूरे बिहार में थी, इसलिए उन्हें छपरा का लोकसभा का टिकट दिया गया। और 1977 का चुनाव नीतीश कुमार ने अपने गृह क्षेत्र हरनौत विधानसभा से लड़ा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि नीतीश कुमार की जब शादी हुई थी तो भोला सिंह नाम के एक व्यक्ति, जो कुर्मी जाति के ही थे, वो अपनी फिएट कार में नीतीश कुमार और उनकी नवविवाहिता पत्नी को गाड़ी में बैठाकर खुद ड्राइव ले करके यहाँ बख्तियारपुर लेकर के गए थे। और 1977 का जो चुनाव हुआ, भोला सिंह ने उस चुनाव में, जिन्होंने उनके शादी की, विदाई की, गाड़ी की ड्राइविंग की थी, उन्हीं भोला सिंह ने नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया। उसके कारण दूसरे थे। नीतीश कुमार कुर्मी जाति के नाम पर या जातिवाद का कार्ड खेल के वो चुनाव नहीं जीतना चाहते थे। वहाँ कुछ घटनाएं ऐसी घटी थी, हिंसक घटना घटी थी, जिसकी वजह से कुर्मियों में और एक दूसरी जाति में बहुत विद्वेष हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात को वहाँ पर अपने चुनाव में अस्त्र बनाने के लिए इनकार कर दिया। और आपको मालूम है, तब तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और उस इलाके में कुर्मियों का जो नीतीश कुमार का क्षेत्र है, उसमें कुर्मी जाति के लोगों का बाहुल्य और धन, बल, जन सब था। तो उसमें भोला सिंह ने नीतीश कुमार को चुनाव हरा दिया। पहला ही चुनाव 1977 का, नीतीश कुमार 26 साल की उम्र में टिकट पाने के बावजूद चुनाव हार गए, और 1977 में ही छपरा लोकसभा से लालू यादव लोकसभा पहुंच गए।
1977 के बाद आपको पता है जनता पार्टी की सरकार गिर गई। 1980 के चुनाव हुए। 1980 के चुनाव में लालू यादव एक बार फिर जीत के रथ पर सवार होकर बिहार विधानसभा पहुंच गए। 1980 के चुनाव में फिर नीतीश कुमार चुनाव हार गए। दूसरा चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार डिप्रेशन के शिकार हो गए। उन्हें लगा कि राजनीति उनके वश की बात नहीं है और इसके बाद वो गुमसुम से रहने लगे। उनकी शादी भी हो चुकी थी, उनका एक बेटा भी पैदा हो चुका था और वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाने में भी असमर्थ थे। और जो सैद्धांतिक राजनीति करते थे लालू यादव के आभा मंडल के सामने, वो अपने को बहुत नीचे और बहुत पीछे समझा करते थे। इसी दौरान इधर से उधर नीतीश कुमार ने अपना समय काटा और 1982-83 के समय वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो कि समाजवादी नेता हैं और जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने एक भारत यात्रा निकाली। जो आप जानते हैं 1984 के पहले चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा निकाली थी। तब तक चंद्रशेखर जी नीतीश कुमार को नहीं जानते थे। नीतीश कुमार ने दिल्ली की तरफ रुख किया और वो जाकर के जो 1983 में उन्होंने उस भारत यात्रा के दौरान चंद्रशेखर जी से मुलाकात की। चंद्रशेखर जी से बातचीत में और सिद्धांतों, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इन सब बातों पर बात करते करते चंद्रशेखर को इस युवा में कुछ ऊर्जा दिखी, कुछ उम्मीद दिखी, कुछ एक नए नेता का अध्ययन के प्रति और एक नए नेता का सिद्धांतों के प्रति इस तरीके से लगाव देखकर चंद्रशेखर के मन में एक नीतीश कुमार की एक इमेज बनी। और इसके बाद 1985 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, तब तक नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे लगाते रहते थे। उनकी पहचान चंद्रशेखर से भी हो गई, देवीलाल से भी हो गई। हरियाणा के कद्दावर नेता देवीलाल ने उनको पैसे भेजे, उनको विलीज की एक जीप भेजी और उन्हें तमाम वो संसाधन मुहैया कराए, जिसकी वजह से नीतीश कुमार 1985 का चुनाव जीतने में कामयाब हो गए। चंद्रशेखर और देवीलाल के आशीर्वाद के फलस्वरूप, उनके सहयोग के फलस्वरूप वो पहली बार 1985 में विधायक बने। 1985 में लालू यादव भी विधायक बने। और इसके बाद की कहानी यह है कि जब वीपी सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, उसके बाद की कहानी आपको पता है। दोनों जनता दल में आ गए। 1989 में नेता विरोधी दल का चुनाव होना था और उस समय अनूप लाल यादव और लालू यादव, ये दो नेता ऐसे थे जो उस पोस्ट के लिए जो दावेदार थे। और नीतीश कुमार उस समय लोक दल के युवा शाखा में महासचिव थे। उन्होंने चंद्रशेखर जी से, देवीलाल से अपने संबंधों की दुहाई देकर लालू यादव के लिए, आपको ये सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन 1989 में नेता विरोधी दल का पद लालू यादव को मिलवाने में सबसे ज्यादा भूमिका किसी नेता की थी तो उसका नाम नीतीश कुमार था। और वही कारण कि इन दोनों नेताओं में बैकवर्ड पॉलिटिक्स को लेकर के एक बहुत बड़ी ललक थी। और ये दोनों नेता सिर्फ एक बात पर सहमत थे कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स को बिहार के अंदर इसको ऊपर ले जाना है। जातिवादी पॉलिटिक्स में बैकवर्ड्स की ये भूमिका जो है इसको बढ़ाना है। और इसीलिए नीतीश कुमार लालू यादव के पीछे खड़े हो जाते थे। कई बार उनसे सवाल पूछा गया बाद में भी और पहले भी, तो वो असहज हो जाया करते थे। ठीक इसी तरह का बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा यह है कि 1990 में जब जनता दल की यहाँ बहुमत जनता दल का मिला और कुछ मार्क्सवादियों से सपोर्ट लेकर के बनना था, पूर्ण बहुमत में शायद कुछ सीटों की कमी थी, तो लालू यादव नेता विरोधी दल की वजह से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन वीपी सिंह लालू यादव को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह को वीपी सिंह बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, मुलायम सिंह को वो कतई बनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह के बेटे को, अमेरिका से जो इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके, इंजीनियर थे, वहां नौकरी छोड़ के आए थे, वीपी सिंह ने उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की कोशिश की। चूंकि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और वीपी सिंह ने जैसे छल कपट से
हालांकि उसमें देवीलाल ने भी साथ दिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री पद लिया था उससे चंद्रशेखर का 36 का आंकड़ा वीपी सिंह से हो गया था। और वो जनता दल यानी समाजवादियों की जो पुरानी खेप थी, जिसका वीपी सिंह से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वीपी सिंह 87 में कांग्रेस छोड़ करके आए थे, तो 2-3 साल उनको आए हुआ था, तो इसलिए चंद्रशेखर हर उस जगह राह में कांटे बोने का काम करते थे। और वीपी सिंह को जनता दल के भीतर उनकी औकात दिखाने के लिए उन्होंने, चंद्रशेखर जी ने उत्तर प्रदेश में विधायकों का चुनाव हो और उस आधार पर मुख्यमंत्री का पद दिया जाए अजीत सिंह या मुलायम सिंह से। फिर चुनाव हुआ और देवीलाल और मुलायम सिंह ने वीपी सिंह के कैंडिडेट अजीत सिंह को वहां हरवा दिया। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक उसी तर्ज पर चंद्रशेखर जी ने यहां पर बिहार में किया क्या, उन्होंने यहां पर वीपी सिंह चाहते थे कि राम सुंदर दास को यहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए, वो उनके कैंडिडेट थे। लेकिन चंद्रशेखर जी ने उसके लिए एक चाल चली, उन्होंने रघुनाथ झा को अपना उम्मीदवार बना दिया। और इससे यह मालूम था कि रघुनाथ झा कुछ ऐसे वोट काट सकते हैं जो रामसुंदर दास को जा सकते हैं। और वीपी सिंह इसके लिए पूरी लामबंदी नीतीश कुमार ने की। और नीतीश कुमार उन खास लोगों में शामिल थे जो लालू प्रसाद यादव को 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बनवाने में कामयाब हुआ। उसी समय केंद्र में जो 89 का जो चुनाव हुआ था, नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद देवीलाल कृषि मंत्री बने और उनके जूनियर मंत्री नीतीश कुमार बने। सरकार चली गई कुछ दिनों के बाद। यहां पर जब लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए तो उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सालों का जो राबड़ी देवी के भाई थे और उनके जाति का ऐसा आरोप लगाकर नीतीश कुमार कुछ खिन से रहने लगे। वो चिट्ठियां लिखने लगे, लालू यादव को ये कहने लगे कि गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। उनको ये कहने लगे कि जिस तरीके का जो सपनों का लोहिया का समाजवाद था, जो गवर्नेंस का था, हम जिसके लिए आए थे उस राह से भटक गए हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, शासन तंत्र सही तरीके से नहीं चल रहा है। इस तरह की वो नसीहतें देते रहते थे। तो लालू यादव उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। तो इस बीच एक घटना ऐसी घटी कि कृषि मंत्री के तौर पर जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और वो मंत्री पद पर नहीं रहे, सांसद तो थे, उसके बाद इस्तीफा दे करके जब नीतीश कुमार यहां आए पटना, तो पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में बतौर पूर्व मंत्री के तौर पर वो पटना के गेस्ट हाउस में गए। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने स्टेट गेस्ट हाउस में नीतीश कुमार को रुकने के लिए मना किया था। नीतीश कुमार को स्टेट गेस्ट हाउस में कमरा नहीं मिला। वो अपने एक दोस्त अरुण कुमार के यहाँ गए, जो पिनाकी चक एक जगह है, वो वहाँ पर रहते थे। अरुण कुमार के जब वो घर गए, लालू यादव को ये भी ठीक नहीं लगा। वो भी आशियाना लालू यादव ने उनका उजाड़ दिया। उनके दोस्त अरुण कुमार का ट्रांसफ़र पटना से दूसरी जगह कर दिया। तो वो खाइयाँ बढ़ने लगी। नीतीश कुमार का आरोप था कि लालू यादव के ज़माने में गुंडे माफियाओं का वर्चस्व बढ़ रहा है और लालू यादव जाति के लोगों के नेता बन के रह गए हैं, पिछड़ों की भागीदारी नहीं मिल रही है, अति पिछड़ों की जो बात कर्पूरी ठाकुर करते थे उसकी अनदेखी कर रहे हैं। लिहाजा नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच जो तल्खियाँ बढ़ती थी, उसमें 1992 में एक घटना ऐसी घटी जिसने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। हुआ ये कि बतौर मुख्यमंत्री पटना के विहार भवन में लालू यादव रुके हुए थे। तो जो लोग उनके शासनकाल से अपनी शिकायतें लेकर वहां पहुंचे हुए थे, नीतीश कुमार उनको लेकर के गए थे। बंद कमरे में एकाएक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किताबों में नाम लिखा हुआ है, एकाएक बहुत तेज आवाज आने लगी, गाली गलौज होने लगी। लालू यादव बतौर मुख्यमंत्री, उन्होंने कुछ लोगों को अपने गार्ड से कहा, इसको भगाओ यहाँ से, इसको भगाओ यहाँ से। और नीतीश कुमार ने ये वहां पर बुदबुदाए कि अब बहुत हो चुका, अब साथ चला नहीं जा सकता। शरद यादव मेल मिलाप के लिए आए। इसके बाद भी जैसा कि उनका स्वभाव है नीतीश कुमार का, वो तुरंत से रिएक्ट नहीं करते हैं और निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं। कई बार उनके बारे में मजाक में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार अपने सारे फैसले बाथरूम में करते हैं। वो आइंस्टीन के बारे में कहते हैं ना कि आइंस्टीन ने जितने भी सिद्धांतों का खोज किया
वो अपने बाथरूम में ही करते थे। किस्सा मैं सुना दूं, राम मनोहर लोहिया एक बार आइंस्टीन से मिलने के लिए गए थे। आइंस्टीन ने जो समय दिया था उससे 1 मिनट बाद राम मनोहर लोहिया उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो उनकी वाइफ ने कहा कि आप लेट हो गए। अरे उन्होंने कहा 1 मिनट तो जो समय दिया था 1 ही मिनट हुआ है। तो उन्होंने कहा 1 मिनट तो आइंस्टीन के लिए बहुत होता है, 1 मिनट में तो वो बाथरूम चले गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं बैठ के इंतजार कर लेता हूँ, एक बाथरूम कितनी देर तक रहेंगे। उनकी पत्नी ने कहा ये तो भरोसा नहीं है, बाथरूम में आइंस्टीन 3 घंटे भी रहते हैं, 4 घंटे भी रहते हैं, 5 घंटे भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि वो इंतजार करेंगे। जब बाथरूम से आइंस्टीन निकल करके आए तो राम मनोहर लोहिया ने पूछा कि आप बाथरूम में इतना लंबे समय तक रहते हैं। उन्होंने कहा कि सारे बड़े प्रयोग सारे, और एक उनका जो सिद्धांत है वो कहते हैं कि बाथटब में नहा रहे थे और जो साबुन का बुलबुला बना तो उस आधार पर उन्होंने कहा कि धरती का विस्तार हो रहा है, धरती लगातार बढ़ रही है। खैर, चूंकि बात बाथरूम की आई तो बड़े लोग बाथरूम में कितने आइडियाज़ उनके दिमाग में आते हैं और सिद्धांत कितने बनाते हैं। तो इस तरह की बात है। नीतीश कुमार ने अपना इसी तरह का व्यवहार रखा था, वो फैसला लेने में बहुत हिचकिचाते थे। तो कुछ मेल मिलाप हुआ, फिर उन्होंने सही समय पर, हालांकि इस दोनों में अलगाव की जो बातें हैं, ये जो कहानी थी, नीतीश कुमार से कोई सवाल पूछता तो वो आग बबूला हो जाते। वो कहते लालू यादव की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई काम था नहीं, वो एक सांसद की हैसियत से संसद में थे। नीतीश कुमार और लालू यादव उनको कहीं का नहीं समझते थे। लालू यादव का अपना एक ऑरा था। लालू यादव हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाओ गांव देहात गरीब गुरबा में इतना उन्होंने बिहार की जातिवादी जकड़न को तोड़ने में इतनी बड़ी कामयाबी पाई। एक नायक की तरह वो गरीब गुरबा के नायक बन गए थे। और दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी को जब राम रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया गया तो उसका पूरा श्रेय लालू यादव ने खुद लिया, जबकि उस गिरफ्तारी के लिए, उस सांप्रदायिक राजनीति का विरोध करने के लिए नीतीश कुमार सहित सारे जनता दल के नेता लगे हुए थे। हालांकि वीपी सिंह नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि कंपटीशन उस समय मुलायम सिंह और लालू यादव में बड़ा सेकुलर नेता कौन है इसकी थी। तो जो कहते हैं ना कि जो मुलायम सिंह यादव ने वहाँ विवादित ढांचे पर गोली चलवा दी थी, तो इसलिए भी कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को लगने लगा था कि आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद लालू यादव उनसे बड़े सेकुलर नेता की इमेज उनकी बन रही है, इसलिए भी उन्होंने ये कदम उठाया था। खैर, तो नीतीश कुमार को ये सब दिक्कतें लालू यादव से थी, लेकिन लालू यादव हुंकार भर रहे थे। राज्य का पूरी मशीनरी उनके साथ थी, उनके अंदर ये फीलिंग थी मैं राज्य हूं। उनकी लोकप्रियता जबरदस्त थी। उन्होंने पूरे अधिकारी सिस्टम को, सारी चीजों को, राज्य को पूरा उनके कब्जे में था। कोई नेता बिहार में उनके बराबर नहीं था। पूरे देश में उनकी एक चर्चा थी। पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर वो सामने आ गए थे। और दूसरी बात, सेकुलरिज्म के मसीहा आडवाणी को गिरफ्तार करने के बाद बिहार का पूरा मुस्लिम लालू यादव के पीछे था। यादव जाति यहां पर आप देख ही रहे, जनसंख्या जो हुई है वो भी मजबूती के साथ खड़ी थी। दलित, यादव और मुस्लिम का गठजोड़ बनाकर अजय स्थिति में लालू यादव पहुंच चुके थे। उनको अब जनता दल में किसी की परवाह नहीं थी। वो अपने आप से आगे बढ़ते चले जा रहे थे और नीतीश कुमार का ग्राफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। और लालू यादव से वो लड़ना तो चाहते थे, लेकिन इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कभी भी नीतीश कुमार ने नहीं की। एक वाकया है 1992 का, मैंने आपको बताया, तल्खियां बढ़ चुकी थी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर, और लालू यादव हमेशा सतर्क रहते थे कि नीतीश कुमार, चूंकि वो पहले से जानते थे, वो हमेशा नीतीश कुमार से सतर्क रहते थे। उनके पीछे उनके आदमी हमेशा लगे रहते थे। आमतौर पर कैबिनेट की बैठकों में या दूसरे जगह पर वो बोलते थे कि क्या ये कलरकी है क्या जी, इन नीतीशवा कलरकी की बात करता रहता। गवर्नेंस का चीज होता है, यहाँ सत्ता चलाना है, यहाँ सरकार चलाना है, गरीब गुरबा के देखना कि गवर्नेंस देखना। वो जानबूझ के ये बात बोलते थे कि नीतीश कुमार के करीबी लोग जो होंगे
वो नीतीश कुमार तक ये बात पहुंचाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने 1977 से लालू यादव चुनाव भले जीते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने 1985 में पहला चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में बजट से लेकर सारे विषयों पर इस तरीके से बात रखी, इतनी संजीदगी से बात रखी कि वो देश में और बिहार में उनकी एक अलग छवि बनाने में कामयाब हुई और खास तौर पर कुर्मी बिरादरी के बीच में वो सबसे बड़ा चेहरा बन गए थे। बिहार में कुर्मी और कोयरी बिरादरी का कॉम्बिनेशन भूमि से जुड़ा हुआ है, हर जगह जुड़ा हुआ है। भूमि में जमीन पर खेती करने के लिए कृषि कर्म, कई लोग कहते हैं कि कुर्मियों का नाम इसलिए पड़ा कि वो कृषि कर्म से कुर्मी, तो खैर उसके नाम के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, एक कारण ये भी है। तो कुर्मी कोयरी प्रजाति जो थी वो खेती बाड़ी में बड़ी संपन्न थी, वो मिट्टी को उपजाऊ बनाकर मिट्टी से खेतों से कमाई करके ये जाति आगे बढ़ती थी और बहुत यादवों के बाद पिछड़ों में कुर्मी जाति सबसे प्रभावशाली, सबसे मजबूत जाति मानी जाती थी। तो धीरे धीरे ये बातें कुर्मी और कोयरी बिरादरी के बीच में आने लगी कि यादवों ने पूरा यहाँ बिहार में जो बैकवर्ड का कोटा है या जो लालू यादव का राज है, उसमें एक जाति विशेष को बहुत प्रश्रय मिल रहा है। लालू यादव को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो बार बार मैंने आपको बताया कि वो 3 समीकरणों से इतने मजबूत हो चुके थे कि उनको किसी की परवाह नहीं थी। लालू यादव ने 1993 की गर्मी में एक यहां पर रैली की पटना के गांधी मैदान। उस रैली का नाम था गरीब रैली। गरीब रैली 1993 की उस गरीब रैली में कहते हैं कि उससे पहले जेपी के आंदोलन के समय जो भीड़ हुई थी और गरीब रैली में लालू यादव ने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया, उनका फोटो कहीं नहीं लगा। नीतीश कुमार, लालू यादव अपनी हुंकार भरते हुए उस रैली में बताते हैं कि उस रैली में जब लालू यादव मंच पर पहुंचे तो अनगिनत एक हाथ उन्होंने हिलाया और अनगिनत हाथ, सारे हाथ उठे हुए थे और गरीब गुरबों का नायक मंच पर बहकता हुआ अपनी बातें कहता जा रहा था। लेकिन उस दिन नीतीश कुमार भी पटना में थे। उन्हें लालू यादव ने नहीं बुलाया, लेकिन उन्होंने अपने एक दोस्त की मारुति कार में चुपके से बैठकर उस पटना के गांधी मैदान का चक्कर लगाया और लालू यादव के बढ़ते राजनीतिक कद का एहसास उन्हें हो गया और उस दिन उन्होंने सन्नाटा खींच लिया कि लालू यादव से अब मेल मिलाप करने में ही भलाई है। नीतीश कुमार एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, उसके बाद छलांग लगाते हैं। वो उस वक्त उन्हें लगा कि लालू यादव से टकरा कर आप बिहार में आपका अस्तित्व नहीं रह सकता, तो उन्होंने सन्नाटा खींच लिया। इसके बाद क्या हुआ, 1994 की शुरुआत में, जनवरी का महीना था शायद, कुर्मी चेतना रैली का उसी पटना के गांधी मैदान में कुर्मी चेतना रैली का आयोजन हुआ। इस रैली के नायक थे सतीश कुमार, जो कि एक दूसरे कुर्मी विधायक थे। वो CPI ML से उन्होंने चुनाव जीता था और उन्होंने कुर्मियों को और कोयरियों को, जाति के लोगों को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़, उनका भी वही था कि लालू यादव के ज़माने में यादवों का भाव या उन्हीं का बढ़ रहा है, कुर्मियों को और दूसरी छोटी जातियों को इसका हक नहीं मिल रहा है। और चूंकि वो CPI ML से थे, इसलिए पहले तो वो आप जानते हैं CPI ML का, लेकिन बाद में उन्होंने CPI ML छोड़कर ये कुर्मी चेतना में काम किया। वो दावा ये करते हैं कि उन्होंने सारी रैलियां की, सारे बसें लगाई, कार लगाई। नीतीश कुमार ने उसके आयोजन में कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन जब वो रैली हो रही थी, नीतीश कुमार भी उस दिन भी दिल्ली में थे, उस दिन भी पटना में थे। और कहते हैं कि पटना में लालू यादव की गरीब रैली का रिकॉर्ड कुर्मी चेतना रैली ने 94 जनवरी में तोड़ दिया। लालू यादव मुख्यमंत्री के तौर पर बार बार अपने असिस्टेंट, अपने लोगों, अपने अधिकारियों से पूछते रहते थे कि नीतीश पहुंचा क्या, नीतीश स्टेज पर पहुंचा क्या। उन्हें यह इस बात का भान था कि कुर्मी चेतना रैली में नीतीश कुमार जा सकते हैं। नीतीश कुमार हमेशा की तरह अनिर्णय की स्थिति में थे। वो अपने दोस्त के फ्लैट में बैठे यहाँ रैली का हालचाल ले रहे थे। बाद में उनके दोस्तों ने समझाया कि ये आखिरी वक्त है, अगर आपने फैसला नहीं किया तो आप कि लोग, और खास करके कुर्मी बिरादरी में नीतीश कुमार का राष्ट्रीय स्तर पर कद हो चुका था, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री बन चुके थे। उनकी इमेज एक शालीन, सभ्य, सुसंस्कृत, पढ़े लिखे नेता की थी।
लेकिन नीतीश कुमार, जैसा मैंने आपको बताया कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो अपने साथ किसी को उन्होंने कभी शेयर नहीं किया। इसमें भी 3 बजे दोपहर में नीतीश कुमार वहां गए और उन्होंने लालू यादव के खिलाफ वहां पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। यानी परिस्थितियां साफ हो गई कि नीतीश कुमार अब जनता दल और लालू यादव के साथ नहीं रहेंगे और उसी दिन कुर्मियों के नायक के तौर पर नीतीश कुमार स्थापित हो गए। अब उसमें भी पेंच है। जिस रैली के लिए नीतीश कुमार ने कोई प्रयास नहीं किया, सतीश कुमार ने जिस रैली के लिए सब कुछ किया, वो मजमा ले उड़े नीतीश कुमार। सतीश कुमार को आजीवन इस बात का कष्ट रहा कि नीतीश कुमार, कॉफी उन्होंने फेंटी, पी गए नीतीश कुमार ऐन वक्त पर आकर के, और इसकी भनक उन्होंने कभी लगने नहीं दी। इसके लिए परिश्रम और पराक्रम नीतीश कुमार ने कभी नहीं किया। तो आज जो लालू यादव को लग रहा होगा, वो 1994 में कुर्मी नेता सतीश कुमार को इस बात का भान हो गया था कि नीतीश कुमार की चाल कैसी होगी ये कोई नहीं जान सकता। फिर 94 में जॉर्ज फर्नांडिस, प्रख्यात समाजवादी नेता जो जनता दल में थे, वो लालू यादव से पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, इन लोगों ने मिल करके समता पार्टी बनाई 94 में। 95 का चुनाव हुआ। लालू यादव ने फिर अपने करिश्माई अंदाज में, जबकि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस और तमाम लोगों को लग रहा था कि ये बिहार में जो कुशासन है, जो गुंडागर्दी है, जो ये बातें कहते थे, जो जंगल राज, उससे लालू यादव को ये परास्त कर देंगे और इनका जो समीकरण बना है वो इन्हें ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन लालू यादव की चुनावी राजनीति के सामने इनकी एक न चली। इन्हें मिट्टी में मिला दिया। लालू यादव ने बिहार की 324 विधानसभा सीटों में मात्र 7 सीटें समता पार्टी को मिली और एक बार फिर समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार डिप्रेशन में एक तरह से चले गए। जब वो चुनाव हार जाते हैं, जब सत्ता उनके हाथ में नहीं रहती है, तो फिर वो कई दिनों तक शांत रहते हैं और उस अगले दांव का इंतज़ार करते हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली आना जाना चालू रखा और 1995 का चुनाव हारने के बाद दीनानाथ मिश्र, एक प्रख्यात संपादक पत्रकार थे जो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी थे, उन्होंने नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की। दिल्ली में नीतीश कुमार आने जाने लगे थे, सांसद थे ही, तो उन्होंने सांसद थे ही नीतीश कुमार, तो दीनानाथ मिश्र ने उनसे मुलाकात की और उनको सीधे सीधे समझाया कि लालू यादव से लड़ने के लिए अगड़ों का वोट हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है, जो भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। अगर कुर्मी, अति पिछड़ा, कोयरी और फॉरवर्डों का एक कॉम्बिनेशन बने तो शायद कुछ बात बने। और 96 के चुनाव तक जाते जाते नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, उसके बाद उनकी एल के आडवाणी से मुलाकात हुई और उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और लगातार 96, 98 और 99 के विधानसभा चुनाव में आज बीजेपी और जेडीयू ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। नीतीश कुमार उसके चेहरे बने, अटल बिहारी वाजपेयी का उन्हें बहुत आशीर्वाद मिला, केंद्र में वो लगातार एनडीए की सरकार में मंत्री रहे और ये जो रिश्ता था वो ऐसे चलता गया कि 2000 के चुनाव में बहुमत न पाने के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन एक ही हफ्ते में उनको इस्तीफा देना पड़ा। 2005 की फरवरी में जब चुनाव हुआ, बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन 2000 की गलती नीतीश कुमार ने नहीं की, उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं किया। उस वक्त लालू यादव रेल मंत्री बन चुके थे और नीतीश कुमार केंद्र में सरकार जा चुकी थी। फिर 2005 के अंत में जब चुनाव हुआ तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिसमें अरुण जेटली की भी भूमिका बहुत जबरदस्त थी, सीटों के बंटवारे से लेकर सारी चीज़ों तक। और इसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए लालू यादव को हरा करके। वो कॉम्बिनेशन जो दीनानाथ मिश्रा ने बताया था वो नीतीश के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ। उन्हें लोकसभा चुनाव में तो सफलता मिलती रही थी, लेकिन 2005 में वो विधानसभा में आए और लालू यादव को पटखनी दे दी। लालू यादव के 15 साल के तथाकथित जंगल राज का
सफाया हुआ और नीतीश कुमार एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में आए। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको ये बता सकता हूं कि 2005 के जब चुनाव हो रहे थे, मैं आरा में था, रात का वक्त था। इसी वक्त जब आप वीडियो देख रहे हैं, मुझे मेरे ऑफिस से, तब मैं जी न्यूज़ में था, मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया हुआ आरा के होटल में कि मऊ में दंगा हो गया है और बड़े स्तर का दंगा है और मुख्तार अंसारी शाम को जीप पर बैठकर निकला है और ये बहुत बड़ी खबर हो गई है। बिहार के चुनाव की कवरेज से ज़्यादा मऊ के सांप्रदायिक दंगों को कवर करना जरूरी है उत्तर प्रदेश के। मैं उस रात मज़ेदार घटना ये घटी कि मैंने, जो मेरा ड्राइवर था उसका घर 100 किलोमीटर दूर था, उसने मुझसे पूछा कि सर आप आरा में कितने दिन रुकेंगे। मैंने कहा 2 दिन, तो मैं गाड़ी चला ही लेता हूँ। तो उसने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा रात की ट्रेन पकड़ के चले जाओ, 1-2 दिन तुम रह लेना, हम आरा में गाड़ी चला लेंगे और इसकी हम अपनी शूटिंग कर लेंगे। लेकिन उस समय मोबाइल का दौर नहीं था, ड्राइवर के पास मोबाइल था तो, लेकिन ड्राइवर्स के पास नहीं था 2005 तक। वो निकल गया और उसके बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया और मैं खुद रात को 10 बजे गाड़ी ड्राइव करते हुए मऊ के लिए निकला। आरा से मऊ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि 150 किलोमीटर होगा या कुछ कम ही होगा। मैं, आपको यकीन नहीं होगा, 9 बजे रात से लगातार गाड़ी चलाते मैं सुबह 4 बजे तक मऊ पहुंचा था और उसके बाद वहां की कवरेज वगैरह की थी। मुझे एक किस्सा इसलिए याद है कि ये चुनाव का वक्त है और उसी के कुछ दिनों के बाद मैं फिर आया था आरा, 3-4 सालों के बाद। और आज भी अगर आप आरा से मऊ जाना चाहें तो शायद 2 घंटे 2.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने प्रारंभिक 5 वर्षों में जबरदस्त काम किया था और बिहार को बिल्कुल पलट दिया था। जिस गवर्नेंस की चिट्ठी उन्होंने लालू प्रसाद यादव को शुरुआती 2 सालों में लिखी थी, उसको उन्होंने करके दिखाया। लेकिन 2010 के बाद नीतीश कुमार फिर अपनी पुरानी रंगत में आ गए और काम से ज्यादा वो सरकार बचाने में लग गए। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से ज्यादा उन्हें राजपाट भाने लगा। एक अड़े मार्ग उनके लिए बहुत ऐसी जगह बन गई जिससे वो कतई नहीं छोड़ना चाहते थे। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने हमेशा 2013 में जब ये बात चली कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम सामने आएगा, तो पूरे एनडीए में अकेला नेता नीतीश कुमार थे जिन्होंने बीजेपी को ये अल्टीमेटम दिया था कि वो इस बात पर रुख अपना क्लियर करे, अगर वो नरेंद्र मोदी जैसे सांप्रदायिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे तो नीतीश कुमार उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और नीतीश कुमार ने यही किया। जैसे ही नीतीश कुमार को लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब उन्हें सबसे बड़ा सांप्रदायिक व्यक्ति कह के उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और तुरंत लालू प्रसाद यादव का समर्थन लेकर के उन्होंने उस समय उन्हें लगा कि सेकुलर पॉलिटिक्स इस वक्त की डिमांड है। अब जातिवादी राजनीति के साथ अगर सेकुलरिज्म को, धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया जाए और मुसलमानों का नेता लालू यादव से बड़ा बन जाया जाए, जो काम 1990 में एल के आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू ने किया था और माइनॉरिटी में जो पेनिट्रेशन किया था, अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर मैं ये फैसला लेता हूं और सरकार को ठोकर मार करके लालू यादव का समर्थन लेता हूं, तो उस पक्ष में, उस वोट बैंक में मेरी और ज्यादा स्वीकार्यता बढ़ जाएगी। लोग ये कहते हैं, जानकार ये मानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार ने फिर अपना दांव खेला और लालू प्रसाद यादव को लाने का काम किया। लेकिन 2015 का चुनाव लालू प्रसाद यादव ने फिर अपने करिश्माई नेतृत्व से, और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बैकवर्ड पॉलिटिक्स जो 73-75 में इन्होंने साथ खेली थी, 2015 में फिर उसी बैकवर्ड नारे को बुलंद करते हुए और सेकुलरिज्म की बात करते हुए, कम्युनलिज्म का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी को, आपको पता ही है कि 2015 की कितनी प्रचंड जीत हासिल हुई और नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। लेकिन 2 साल के कार्यकाल के बाद ही नीतीश कुमार को लगने लगा कि लालू यादव, लगने भी लगा या नहीं लगा, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार को, कभी भी लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को उठने नहीं दिया अपने सामने। नीतीश कुमार और आज भी व्यक्तित्व के हिसाब से लालू प्रसाद यादव के सामने नीतीश कुमार शायद
कभी भी सहज नहीं रहते हैं। इतना डोमिनेंट है लालू प्रसाद यादव अपनी पब्लिक इमेज से, अपनी बातों से, अपने सिद्धांतों से। वो अलग बात है कि उनके ऊपर आरोप बहुत तरह के लगे, गुंडागर्दी के, जातिवाद के, परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के, ये सब लगने के बावजूद जितनी दृढ़ता से लालू यादव अपनी बातों को रखते हैं, नीतीश कुमार को आज भी, इसीलिए वो कहते हैं उनके पेट में दांत। तो नीतीश कुमार पर हमेशा लालू यादव उनको दबाते रहे और इसके बाद उन्हें लगा कि लालू यादव की फितरत में कोई बदलाव नहीं आया है और अभी वो इसी तरह के है। तो फिर उन्होंने पाला बदल दिया। जब पाला बदल दिया, 2017 में गए, 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें इतनी ज़्यादा सीटें मिली। 2020 में बीजेपी ने नीतीश कुमार को निपटाने का प्लान बनाया। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नए नए पासवान जी के निधन के बाद नए नए राजनीति में आए चिराग पासवान को हवा दे दी, चिराग में पेट्रोल डाल दिया और चिराग जितनी राजनीतिक जमीन थे उससे ज्यादा उड़ने लगे। और चिराग ने एनडीए में रहते हुए सिर्फ जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव कैंडिडेट उतारे। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को चुनाव में भयंकर नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को भांपकर नीतीश कुमार समझ गए कि अब बीजेपी, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को छोड़ने वाले नहीं थे, जिन आधार पर ये इन्होंने उनके मुख्यमंत्री बनने का विरोध किया था और सारी चीज़ें थी, उन्होंने 2020 के चुनाव में निपटाने का फैसला कर लिया था। अंदर अंदर बहुत हद तक निपटा भी दिया था। जेडीयू से तकरीबन 2 गुना सीटें भारतीय जनता पार्टी की हो गई। जो बीजेपी नीतीश कुमार की उंगली पकड़ करके बिहार की राजनीति में आई थी, आज वो बीजेपी के विधायकों की संख्या जेडीयू से दूने के आसपास है, वहां तक पहुंच गई थी। नीतीश कुमार को लगा कि अब बीजेपी उन्हें खत्म कर सकती है या उनका नुकसान कर सकती है। ऐसे में फिर वो सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के पास गए और उन्होंने वही बैकवर्ड पॉलिटिक्स, वही राग आलाप कर, वही समाजवाद की बात कर फिर लालू यादव को भरमाया। लालू यादव के सामने दिक्कत ये थी कि एक तो वो बीमार हो चले थे, दूसरे उनके बेटे अभी छोटे थे, उनको अपने बेटों को राजनीतिक उत्तराधिकार भी देना था और कभी भी सत्ता में कोई राजनीतिक उत्तराधिकार विपक्ष में रहते नहीं मिलता। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। मुलायम सिंह यादव ने बड़ी आसानी से और बहुत ही चातुर्य अपनाते हुए जब सत्ता आई तब अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को दे दी। यही काम लालू यादव ने यहाँ किया कि सत्ता पाने के लिए और अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपने के लिए वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। ये बात अलग है कि 2020 का जब चुनाव हुआ तो 2020 में उसी तेजस्वी यादव ने लालू यादव के जेल में रहते अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने बहुत कम उम्र में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए। कहते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार न होती और प्रशासनिक अमले की आरोप है कि प्रशासनिक अमले का सहारा न लिया गया होता तो 2020 में शायद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटें न जीतती तो शायद आरजेडी 2020 के चुनाव में बहुमत पा जाती। इस बात की संभावना थी। लेकिन उस 2020 के बाद नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हुआ और उन्होंने फिर से पलटी मारी और जेडीयू आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी। अब फिर उन्होंने पलटी मारी है। 2-4 दिन के भीतर वो ये बात कहेंगे कि अब वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद से आज ही जा चुके थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला उठाया। कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती के मौके पर उन्होंने इशारा कर दिया था। और एक अंतिम बात कि जो भी करीब गया नीतीश कुमार ने उस सबको निपटाया। पहले जॉर्ज फर्नांडिस का दामन पकड़ा, उन्हें पार्टी से रुखसत किया। जो शरद पवार अध्यक्ष बने उन्हें पार्टी से रुखसत किया। उसके बाद आरसीपी सिंह जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन्हें पद से हटा करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लिया। 1 महीने पहले ही राजीव रंजन सिंह लल्लन को आपने सुना ही होगा, बीजेपी को कितनी गालियां दे रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ रहेंगे, बीजेपी को हम मजा चखा के रहेंगे।
अब मजा उन्हीं को नीतीश कुमार ने चखा दिया। अपने सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को नीतीश कुमार ने समय समय पर मजा चखाया है। राजनीति में हमेशा नीतीश कुमार ने इसी तरह के फैसले किए हैं। हमेशा वो गुमसुम से रहते हैं, एक कदम आगे चलते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं, फिर छलांग लगाते हैं। उनकी निष्ठा कब किसके प्रति रहे ये समझ में नहीं आता। लालू प्रसाद यादव भी पैतरे बदलने में माहिर हैं। इन दोनों नेताओं ने जुगलबंदी कहिए, विरोध कहिए, समर्थन कहिए, जो कुछ भी किया है, लेकिन पिछले 34 सालों से यही दोनों बिहार पर राज कर रहे हैं। यही हैं बंधु बिहारी। और मेरे ज़्यादातर किस्से इसी किताब से हैं जो शंकरशन ठाकुर, एक वरिष्ठ पत्रकार, ने लिखी है। नमस्कार।